हाय एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब किसके बीच में बनता है ये देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो होते हैं नाइट्रोजन। ऐसे हम लर्न कर सकते हैं फोन से, FON मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो मोस्ट थ्री जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये तीन पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। एंड कभी कभी जो होता है क्लोरीन भी पार्टिसिपेट कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, ये कुछ केसेस में ही होता है लेकिन ये हमेशा करते हैं। अगर इनको कोई हाइड्रोजन दिखेगा तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन आटम। ठीक है, तो FON ये तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पर क्लोरीन जो है वो कुछ केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे कि HF है, HF है। अब मैंने क्या किया, HF के ना बहुत सारे मैंने मोलिक्यूल्स ले लिए। HF का मोलिक्यूल, सपोज मैंने 4 HF के मोलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, यहाँ पे 4 HF के मॉलिक्यूल्स ले लिए। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो विद इन द मॉलिक्यूल भी हो सकती है और बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है। बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है, और एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है, विद इन द मॉलिक्यूल भी हो सकती है। ठीक है, तो कभी आप कंफ्यूज हो कि दो मॉलिक्यूल्स ही चाहिए हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन सकती है और एक मॉलिक्यूल के अंदर भी ऐसा केस हो रहा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अभी हम देखेंगे वो। ठीक है, तो सपोज हमने क्या किया, हमने 4 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो अब कंडीशन में डिस्कस करेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की कंडीशन क्या होती है। देखो क्या होता है, जो ये फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ये इसके साथ बना देता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होता है। कैसे रिप्रेजेंट होता है, डॉटेड लाइन से, हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हमने क्या किया था, सपोज HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, तो जो फ्लोरीन ऑफ एक मॉलिक्यूल का, जो एक मॉलिक्यूल का फ्लोरीन होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पता चल गया। अब आपको ये भी होता है, ये भी पता होना चाहिए कि जो ये होता है ना, जो फ्लोरीन है और ये जो आपका हाइड्रोजन है उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। मतलब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना होना चाहिए, उसके बाद दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट सीन इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखती है, इज नॉट सीन इन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे सपोज आपके पास NaCl है, आप सोचो कि NaCl है और इसका मैं किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाऊं तो नहीं, NaCl इज द आयनिक कंपाउंड। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस मस्ट इज द कंडीशन। ठीक है, ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्डेड जो आपका हाइड्रोजन है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद अनदर मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इसे कुछ फीचर्स देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। देखो, वीक बॉन्ड होता है सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज वीक बॉन्ड। किससे वीक होता है, ये वीक तो होता है पर किससे वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। वीक देन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर, सॉरी, जैसे हमने स्टडी किया था वंडरवॉल फोर्सेस के अंदर की डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का एग्जांपल क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होती है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। की होती है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, जैसे कि HF है, ये हमने मॉलिक्यूल ले लिए 2 HF के। फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है।
सिमिलरली अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये फ्लोरीन है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये भी क्या बन गया, डायपोल बन गया, ये भी क्या हो गया, डायपोल बन गया। अब इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब कि अट्रैक्शन हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होती है। अब हमने ये तो देख ही लिया कि ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं बनता, और किसके अंदर नहीं बनता, नॉट सीन इन पोलर। देखो एक मिनट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स में नहीं बनता, आयनिक कंपाउंड्स में नहीं बनता, और किसके बीच में नहीं बनता, नॉन पोलर के बीच में। लेकिन किसके अंदर बनता है, सीन इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, और नॉन पोलर के अंदर नहीं होती। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये हमने वीक का तो केस डिस्कस कर लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, लेकिन किससे स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वंडरवॉल फोर्स से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये क्या होता है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन इसमें देखने को मिलती है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर ये नहीं दिखता है। ठीक है, किसके अंदर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर दिखता है। अच्छा, नॉन पोलर के अंदर नहीं दिखता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है वंडरवॉल फोर्स से, वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने फीचर्स हमें जानने थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में वो हम जान चुके हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन को किससे अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए, या फिर ऐसे कह लो कि हाइड्रोजन मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद, कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन को कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए, फिर अटैच होना चाहिए किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। दूसरी बात क्या होती है, जो एटॉमिक साइज होता है ना, एटॉमिक साइज जो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो छोटा होना चाहिए। एटॉमिक साइज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी स्मॉल। ये कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छोटा होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन होनी चाहिए उसको कोवेलेंटली बॉन्ड होना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि HF है, HF के अंदर क्या हुआ है, ये इन दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन एटॉमिक साइज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट छोटा। फ्लोरीन जो होता है कैसे होता है, फ्लोरीन यहाँ आता है ना, ग्रुप 17 के अंदर आता है, यहाँ से ग्रुप 1 से स्टार्टिंग होती है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमें पता है साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, इसलिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड शो हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आप ऐसे चेक कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, पहले आप कंडीशन देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी या नहीं बनेगा। ठीक है, अगर सपोज हमने FON के बेसिस पे, तो आपको पता है ना एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर रहेगा, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज तो नाइट्रोजन का होगा, फिर फ्लोरीन। अब देखो कैसे होगा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 15, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन और ग्रुप 17 को फ्लोरीन। ऐसे होता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीजेस, तो साइज डिक्रीज होगा, जिस वजह से इसका एटॉमिक, ये किसका ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, एटॉमिक साइज का ये ऑर्डर है। और अगर मैं आपको FON को ही इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे अरेंज करने के लिए कहूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इस वजह से। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 4, इसकी क्या होती है 3.5, इसकी क्या होती है 3। जो सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो स्ट्रेंथ होता है ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बॉन्ड बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जो एलिमेंट उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है? एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक साइज के, ठीक है। मतलब कि ये दो कंडीशन को मिलाकर के हम ये रिजल्ट देख सकते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन होता है एटॉमिक साइज छोटा होना चाहिए, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन, और जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट के। अब एक जो केस आता है जैसे HCN है सपोज, ये कंडीशन तो अब हम वो होती है, बस दो ही कंडीशन होती है जो हमें देखनी होती है। एक तो आप हाइड्रोजन देख लो कि वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और दूसरा आप चेक कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज स्मॉल होना चाहिए। ये दो कंडीशन देखोगे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, अगर कोई भी इसको सेटिस्फाई करता है तो। अब सपोज हम इसके केस में डिस्कस करते हैं, HCN के केस में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HCN के केस में। कैसे होगी? देखो, आपको पता होना चाहिए जो sp हाइब्रिड कार्बन होता है ना, sp हाइब्रिड कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। sp हाइब्रिड कार्बन, ये क्या sp हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp हाइब्रिड कार्बन है, पर ये पार्टिसिपेट कैसे? देखो, ये भी sp हाइब्रिड नाइट्रोजन है, ये भी sp हाइब्रिड नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से इनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि HCN के मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं? sp हाइब्रिड कार्बन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नाउ वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम इंटरमोलिकुलर कहते हैं। और इंट्रा का मतलब विद इन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स सेम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मॉलिक्यूल सेम है। और अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो क्या कहेंगे? हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल सेम है, दो मॉलिक्यूल जो है सेम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सपोज वाटर के आपने दो मॉलिक्यूल्स दिए, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो क्या कहोगे आप उसे? होमो इंटरमोलिकुलर। हेट्रो इंटरमोलिकुलर अगर सपोज आपका ROH अल्कोहल और वाटर के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जैसे ऐसे लिखेंगे अगर हम OH लिखते हैं, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हेट्रो इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम इनको स्टडी करते हैं। विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। एग्जांपल जैसे कि आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड में होता है, एग्जांपल सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता है ना आपको कैसे होता है? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड का, है ना। सैलिसाइल एल्डिहाइड के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे पहले तो इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ इज मोर, ठीक है। इसका ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो ज्यादा स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज मोर होती है। अब सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं होमो का, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखे थे ना, बस उसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझते हैं। होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, होमो का मतलब सेम, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल हमने वाटर का लिया था, अभी हमने वाटर का केस। सपोज देखो यहाँ पे
मैंने क्या किया, ये एक मॉलिक्यूल बना दिया वाटर का, ठीक है। अब इनके भी सपोज मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, इनके बीच में क्या होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो आपको पता होना चाहिए, पहले आप देखो कि क्या पता इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन रहा हो, तो पहले हम देखते हैं। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे पहले FON, FON में से ऑक्सीजन आएगा, हाँ आएगा, ये तो हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन से। दूसरी कंडीशन क्या थी, एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन कम होना चाहिए, तो हाँ जो ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज होता है वो कम होता है, देयरफॉर जो ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के केस में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेम केस अगर मैं यहां पर ले लूं, तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं, ऐसे आप बहुत सारी वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया, हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स दिए थे, एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और फोर्थ, ठीक है। इनके बीच में हमने किस तरीके से, अब देखो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दूसरी, फिर इस तरीके से जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के केस में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। होमो इंटरमॉलिक्यूल जो हमने HF का केस अभी डिस्कस किया था ना स्टार्टिंग में, वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है, होमो। तो आप ऐसे होमो इंटरमॉलिक्यूल का मतलब दो कोई भी सेम मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम कहते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हम हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर का एग्जांपल लेते हैं, हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो का मतलब दो डिफरेंट एटम्स होने चाहिए बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ दो डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अल्कोहल एंड वाटर का, ठीक है। हमने क्या ग्रुप लिया, अल्कोहल का ग्रुप लिया। सबसे पहले हमें ना बना लेते हैं, जैसे ये हमने वाटर लिया, फिर दोबारा हमने ये अल्कोहल लिया और फिर दोबारा हमने ये वाटर लिया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ROH क्या होता है, ROH इज द अल्कोहल, दिस इज व्हाट अल्कोहल। ये क्या है, वाटर, ये अगेन क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अल्कोहल एक मॉलिक्यूल, हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, एक मॉलिक्यूल वाटर लिया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगी, इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जैसे ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन डॉटेड लाइन से, मतलब आपको डॉटेड लाइन किसी में दो एलिमेंट्स के बीच में डॉटेड लाइन का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दो हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए थे और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनके बीच में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन इस तरीके से ये कोवेलेंटली बॉन्डेड भी है, इसका साइज भी स्मॉल है, दैट्स व्हाई इट कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज शोन, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो गया है केस खत्म, बस हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ठीक है। सबसे पहले ये वीक होता है, स्ट्रेंथ इज वीक, ऐसे पूरे लाइन लिखते हैं, स्ट्रेंथ इज वीक। इसकी स्ट्रेंथ वीक होती है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में बॉन्ड बनता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो एक मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ इसकी वीक होती है। और शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, शोन बाय सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, शोन बाय सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया था ना, क्या एग्जांपल था वो, सैलिसाइल एल्डिहाइड का एग्जांपल ओ नाइट्रोफिनोल का हम ले सकते हैं, ओ नाइट्रोफिनोल, या फिर सैलिसाइल एल्डिहाइड। अब देखते हैं इनके बीच के अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें कैसे देखने को मिलती है। देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ओ नाइट्रोफिनोल। ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, ओ नाइट्रोफिनोल का। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नाइट्रो का क्या मतलब होता है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो मींस NO2 ग्रुप, ठीक है। तो जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे,
N और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ये नाइट्रो ग्रुप है, और O नाइट्रोफिनोल, दिस इज व्हाट O नाइट्रोफिनोल है। फिनोल कैसे होता है, फिनोल ऐसे होता है ना ऑर्थो पोजीशन पे, ये क्या है, ये होता है फिनोल। फिनोल की अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे, ऐसे होता है ना, ऐसे देखो ये होती है, देखो व्हाट इज, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो हम ऐसे डायरेक्ट अटैच कर देते हैं यहाँ पे, अगर आप नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दोगे ना तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये ओ नाइट्रोफिनोल हो जाता है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप क्या अटैच कर देते हो, नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हो, तो दिस इज ओ नाइट्रोफिनोल। अब देखते हैं, देखो इसके अंदर ना, वैसे तो इंटरन्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक कंडीशन होती है, वही होती है कि जो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए ना, जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक तो बॉन्डेड होना चाहिए, ठीक है। किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन भी फंक्शनल ग्रुप का, हाइड्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। OH होता है, OH क्या होता है, OH इज फंक्शनल ग्रुप। ये OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका OH है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है ऑफ अल्कोहल का, तो इसके लिए जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है कि जो हाइड्रोजन होना चाहिए ना फंक्शनल ग्रुप का, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो हाइड्रोजन होता है वो अटैच होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद द अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। वो कोवेलेंटली बॉन्डेड तो है ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, फिर वो जो हाइड्रोजन होता है ना वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। अब सपोज यहाँ पे आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ये भी है, तो हाइड्रोजन इसके साथ भी तो ऐसे बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नहीं, जो नियरेस्ट होगा, जो उसके सबसे, जो हाइड्रोजन एटम के सबसे नियर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना वो उसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो डेफिनेटली आप अब ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बिकॉज इट इज नॉट नियर विद द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन एटम के नियर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सैलिसाइल एल्डिहाइड की। जैसे सैलिसाइल एल्डिहाइड है, देखो ऐसे देखो इसको, सबसे पहले तो आपको है ना बेंजीन बनाना होता है। क्या बनाना होता है, बेंजीन। अब ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा आपका C डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, ये एल्डिहाइड, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे दिखा सकते हो, इसे डबल बॉन्ड यहां दिखा दो और ये यहां दिखा दो। अब आप ऐसे दिखाओगे, देखो OH, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कैसे हुई, जो आपका फंक्शनल ग्रुप था OH, जो फंक्शनल ग्रुप था उसकी जो हाइड्रोजन हुई वो किसके साथ अटैच हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जो नियरेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ है उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम O नाइट्रोफिनोल सैलिसाइल एल्डिहाइड का एग्जांपल दे सकते हैं। ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये भी क्या है, ये दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत से इफेक्ट आते हैं मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, वेदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही आते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग with on physical properties। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखो कोई भी चीज वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, वैसे कहते हैं कि ये जो सपोज सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है या फिर ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। जो सॉल्युबिलिटी होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। अब सॉल्युबिलिटी के केस में भी ना दो केसेस आते हैं, एक तो इंटरमोलिकुलर वाला केस होता है और एक इंट्रामोलिकुलर वाला केस होता है। एक इंटरमोलिकुलर वाला केस होता है, एक इंट्रामोलिकुलर। देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर।
क्यों होता है सोल्यूबल इन वाटर? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर उन कंपाउंड्स का नेम करें तो जैसे फ्रक्टोज होगा या फिर ग्लूकोज हो गया एक्सेट्रा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। अब हमें पता है वाटर क्या है, वाटर इज द पोलर कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नॉन पोलर इन नेचर होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एंड दे फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज, ग्लूकोज और भी बहुत सारे होते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं बनाते हैं, जैसे कि कीटोन है या फिर कीटोन ईथर है, जैसे कि कीटोन हो गया, ईथर हो गया, एल्केन हो गया, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं वाटर के साथ, तो देयरफॉर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। अगर सपोज मैं डाईइथाइल का केस लूं, डाईइथाइल कैसे होता है, O देखो जो डाईइथाइल ईथर होता है वो क्या होता है, डाईइथाइल ईथर इज पार्शियली सोल्यूबल। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। देखो O है, O की यहाँ पे C2H5 प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे भी C2H5। अब C2H5 को अगर ओपन करके लिखोगे तो ऐसे होगा CH2 CH3, सिमिलरली यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब इतने ज्यादा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप है, तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए चांसेस इतने फ्री नहीं होते कि वो बन जाए। देयरफॉर जो आपका डाईइथाइल ईथर होता है वो पार्शियली सोल्यूबल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स इन द डाईइथाइल ईथर। अगर मैं डाईमिथाइल ईथर की बात करूंगी तो हाँ, डाईमिथाइल ईथर तो सोल्यूबल होता है, यहां लिख देते हैं। जो आपका डाईमिथाइल ईथर होता है ना, जैसे CH3 OCH3 इज सोल्यूबल, ये सोल्यूबल होता है। क्यों? क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप तो प्रेजेंट है ही नहीं। जैसे O है, यहाँ पे CH3 सपोज प्रेजेंट है, यहाँ पे CH3, इसे कहते हैं ना डाईमिथाइल ईथर। तो ये क्या है, ये तो बहुत ज्यादा छोटे ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है, तो देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बन जाएगा। तो देयरफॉर जो डाईमिथाइल ईथर होता है वो आपका सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। ये हो गया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए, सपोज आपको अल्केन आ गया, कोई भी अल्केन कभी भी सोल्यूबल नहीं होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो आप ये ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हो टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, इट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। अभी यहीं पे डिस्कस करते हो, इंटरमोलिकुलर हो गया, अब इंट्रामोलिकुलर के केस में डिस्कस करते हैं। इंट्रामोलिकुलर के केस में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर देता है, इट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। क्यों? क्योंकि ना चिलेट फॉर्मेशन हो जाती है। अभी देखते हैं, ड्यू टू चिलेट फॉर्मेशन। देखो इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है कि जो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है, तो ये क्या करता है, ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है क्योंकि चिलेट बनाता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होता है, सो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री, सो हाइड्रोजन एटम इज नॉट फ्री फॉर अनदर मॉलिक्यूल, इज नॉट फ्री फॉर अनदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, वो फ्री नहीं होता, जिस वजह से जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं होते। देयरफॉर ये जो इंट्रामोलिकुलर जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो कैन नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होते। वो कंपाउंड जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो क्या नहीं होते, वो नहीं डिसॉल्व होते, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि क्या करते हैं, जैसे सपोज हम सैलिसाइलडिहाइड के केस में डिस्कस करते हैं। देखो ये सैलिसाइलडिहाइड, अब ये क्या होगा, ये इसने अपने अंदर ही देखो क्या बना लिया, इसने अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो जो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन फ्री ही नहीं होते किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होने के लिए। क्यों? क्योंकि अब क्या बन जाता है, यहाँ पे चिलेट बन जाता है, अपने अंदर ही विद इन द मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, तो एक कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से सपोज कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना, तो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम होता है, फ्री ना होने की वजह से डिसॉल्व नहीं हो पाता और सॉल्युबिलिटी के अंदर पार्टिसिपेट इतना नहीं करता है, ठीक है। अब जो सेकंड जो है इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के अलावा, वो होता है विस्कोसिटी।
सेकेंड इज द विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड है उसके फ्लो होने में उसे कितना ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही मॉलिक्यूल विस्कस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH ग्रुप। किसी के अंदर OH ग्रुप अटैच है तो उसके अंदर भी विस्कोसिटी वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3OH या फिर ग्लाइकोल का लेते हैं CH2OH, CH2OH, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2OH, ये क्या है? ग्लाइकोल। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल। और ये तो आपको पता है ये क्या है? मिथेनॉल। अब सपोज आपको मैंने ये 3 कंपाउंड्स दे दी और कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सबसे ज्यादा विस्कस होगा। तो आपको पता है जो विस्कोसिटी होती है, यहाँ लिख लो आप विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी वो उतना ही विस्कस होगा, उतना ही उस लिक्विड को फ्लो होने में टाइम लगेगा। जैसे ऑयल है, अगर आप ऑयल और वाटर को कंपेयर करोगे तो आपको पता है वाटर बड़ी जल्दी से फ्लो हो जाता है ना, पर ऑयल को बहुत ज्यादा टाइम लगता है फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, जिस वजह से ऑयल जो होता है वो ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अब आपको इनको अरेंज करना है, तो या तो आप इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, इतना तो। पर अगर आप OH ग्रुप, जब हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH ग्रुप, तो जिसके अंदर जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा विस्कस होगा, या ऐसे कह सकते हैं उसके अंदर उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो सबसे ज्यादा OH ग्रुप किसके अंदर है? ये 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा ये, फिर 2 इसके अंदर है और फिर 1 इसके अंदर। तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। देखो तो आपको ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे होता है। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, यहाँ पे वही सेम मिथेनॉल ले लो, यहाँ पे आप डाइमिथाइल ईथर ले लो CH3। अब इसको अरेंज करो आप विस्कोसिटी के बेसिस पर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। देखो यहाँ पर क्या है? वाटर के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। वाटर के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, देखो इसका स्ट्रक्चर है ये, सॉरी इसका क्या है, और इसका क्या है। अब आप ही देख सकते हो स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा फ्री है, किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर सपोज मैं ऐसे वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स ले लूं तो बहुत आसानी से, क्योंकि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ी आसानी से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल हो गए, और इसके अंदर तो अगर मैं ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स लगा दूं तो बहुत ही ज्यादा बल्कीनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपको शेप स्ट्रक्चर पता है तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बल्की ग्रुप आ जाएंगे, उसके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन जो होता है ना वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। थर्ड है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो सरफेस टेंशन का मतलब आपको पता है क्या होता है। सरफेस टेंशन इज, जैसे कि सपोज हमने एक बीकर के अंदर क्या लिया, कोई भी लिक्विड लिया, सपोज वाटर ले लिया, मतलब कोई भी लिक्विड ले लो चलो, तो आपने कोई भी इस बीकर के अंदर लिक्विड लिया, तो जो मॉलिक्यूल होता है ना सबसे ऊपर, उसको क्या होता है, उसको टेंशन क्रिएट, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है एट द सरफेस। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल है इसको कहां से अफेक्ट हुए, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है इसे यहां से अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन सपोज कोई मॉलिक्यूल बल्क के अंदर होता है, उसे चारों डायरेक्शन से अट्रैक्शन मिल रही है, तो इक्वल कैंसिल कर देते हैं, है ना। यहाँ सपोज मैं कोई बल्क का मॉलिक्यूल निकालूंगी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, तो
इस तरीके से ये कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर। लेकिन जो सरफेस के ऊपर, अब सरफेस के ऊपर सपोज अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके और ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, इसलिए इसको क्या मिलती है, नीचे से अट्रैक्शन मिलती है, जिस वजह से जो सरफेस होता है थोड़ा स्फीयर शेप का हो जाता है, स्फीयर शेप। ये रीजन होता है कि आपके सरफेस टेंशन की वजह से ही सपोज आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट को ऑन द फ्लोर या किसी भी सरफेस के ऊपर गिराओगे तो वो स्फीयर शेप ले लेती है। क्यों होता है ऐसा? सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सरफेस टेंशन, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर सरफेस टेंशन हो रही होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतना ही मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके भी दो केस बनते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। एक तो इंटरमोलिक्यूलर के अंदर दूसरा केस बनता है और इंट्रामोलिक्यूलर के अंदर दूसरा। अब देखते हैं दोनों के। देखो, इंटरमोलिकुलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो लीड्स टू इंक्रीज हो जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपका अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? इंक्रीज रहेंगे। पर ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे भी हमें पता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे। लेकिन इंट्रामोलिकुलर के अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, दैट्स व्हाई लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सपोज हम बात करते हैं किसकी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सपोज ऑक्सीजन और टेल्यूरियम, देखो यहाँ पे ऐसे लिखो इसको, ऑक्सीजन और अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के केस में अगर आपको कोई ऐसे दिया जाए कि इसको आपको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना, तो आप कैसे अरेंज करोगे? देखो, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए उसके अंदर आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एक बात आप नोट करके लिख लो कि अगर आपको कहीं HF का मॉलिक्यूल दिखे, कहीं वाटर का मॉलिक्यूल दिखे ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ऐसे नोट बना करके लिख सकते हैं कि जो HF और अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूल कहीं भी दिख जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सपोज आपको इन दोनों के कंपाउंड्स ऑफ वाटर है, वाटर के अंदर हमें पता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सपोज आपको ऐसी सीरीज मिले, HF है, HI है, HBr है, HCl है। ठीक है, अब इसको अरेंज करो। सपोज आप इसको कैसे अरेंज करोगे? सबसे ज्यादा क्या होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्यों सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि HF के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सपोज बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ आप कैसे देखोगे? यहाँ पे आप क्या देखोगे? तो HH, तो अब एटॉमिक साइज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक साइज के। हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक साइज के। हमें पता है कि ऊपर से लेकर के नीचे आता है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा आयोडीन का, सबसे ज्यादा किसका साइज होता है? आयोडीन का साइज होता है। सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? आयोडीन का होता है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होनी चाहिए, पर ये क्या है? दिस इज द एक्सेप्शन। ये क्या है? आपकी एक्सेप्शन होती है। ड्यू टू दिस एक्सेप्शन, देखो अगर आप वो वाला केस लेकर के चलते हो ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर सपोज हम ऐसे देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, जो हमने बहुत पहले स्टडी किया था अभी इसी के अंदर लेक्चर के अंदर। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्लोरीन इसमें अंदर तो सबसे, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा ऑर्डर होना चाहिए ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अगर आप एटॉमिक साइज के बेसिस पे बात करोगे तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। ये ऑर्डर होता है, दिस इज द एक्सेप्शन, यू हैव टू लर्न दिस एक्सेप्शन। देयरफॉर जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो
तो इसके अंदर अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया था क्या होती है, रिंग फॉर्मेशन होती है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग फॉर्मेशन होती है जिस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अमंग मॉलिक्यूल्स वो क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। देयरफॉर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं, वीक होते हैं, हमें पता है वंडरवॉल फोर्सेस वीक होते हैं। देयरफॉर जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका लो होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लर्न करोगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट या अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो क्या है, वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट आई डोंट नो रिमेंबर द ऑर्डर कौन सा था हमारा, वॉलेटिलिटी डिस्कस करते हैं। वॉलेटिलिटी कौन सी चीज जितना ज्यादा वॉलेटाइल है, वेपर किसके बन जाते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ही कम वॉलेटाइल लिक्विड होगा। ठीक है, उतना ही कम वॉलेटाइल होगा। आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर इंट्रा जो मोलिकुलर होता है ना, इंट्रा मोलिकुलर उसके अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा वो उतना ही कम वॉलेटाइल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके अंदर सबसे ज्यादा वो उतना ही कम वॉलेटाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, वाटर के केस मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट जिसका जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना किसी भी सब्सटेंस का, उतना ही ज्यादा मोलिकुलर वेट होता है। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि वाटर और आइस की बात करते हैं, देखो आपको एक बात और नोट करके लिखना, आप जो मैग्नीट्यूड होती है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन, देखो जो मैग्नीट्यूड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड पे वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड के, ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो डिपेंड करती है। तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट, इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट के अंदर मैक्सिमम होती है और गैसियस स्टेट के अंदर मिनिमम होती है, एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अगर अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर का केस ले रहे थे, है ना, वाटर की वोलेटिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे। अगर आप वाटर है, वाटर को एज अ आइस लोगे और वाटर को एज अ वेपर लोगे, वाटर को एज अ वेपर, तो वेपर मतलब कि गैसियस स्टेट के अंदर अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है, तो आप देखोगे जो एज अ वेपर लोगे ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है, तो उतना ही जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा इन वेपर स्टेट। लेकिन अगर आप आइस की बात करोगे, वाटर की फिजिकल सॉलिड स्टेट की बात करोगे तो ये इतनी जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो आपको पता होना चाहिए, नोट करके आप लिखोगे कि नोट, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। सॉलिड स्टेट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, इसी वजह से जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, वाटर इज अ लिक्विड, और जो आपका H2S होती है वो क्या होती है, गैस। दिस इज, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हम वाटर एंड आइस का केस डिस्कस कर रहे थे, तो वाटर और आइस जो होते हैं, अब हम देखेंगे कि ये आइस भी क्या है, वाटर से ही बना है, तो ये क्या है, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है। लेकिन हमें पता है कि जो आइस की डेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों होता है, व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, क्योंकि हमें पता है कि आइस की जो वॉल्यूम होती है ना, आइस की वॉल्यूम वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है आइस का, जो होता है वॉल्यूम जो होता है इज मोर। क्यों, क्योंकि ओपन केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ओपन केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी इज लेस देन वाटर, डेंसिटी इज लेस देन वाटर। ठीक है, तो इन दोनों के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाटर जो होता है, वाटर एंड आइस दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड शो होता है पर डेंसिटी आइस की ही कम होती है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज वॉल्यूम इसकी आइस की ज्यादा होती है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से। देयरफॉर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो जो आपका डेंसिटी है वो आइस की कम होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने मेन पॉइंट सारे डिस्कस किए हैं।
ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला आप ध्यान से पढ़ना, बिकॉज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।